अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान की आज 18वीं सहरी का आगाज़ कर रहे हैं और आपके साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है मोहम्मद ज़ैर अख्तर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और साथ खैरियत के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ आज की सहरी का आगाज़ कर रहे होंगे। तो नाज़रीन बताता चलूँ कि आज 18वीं सहरी और उसके बाद 2 सहरियाँ और फिर हम तीसरे अशरे की जानिब रवा दवा होंगे। तो बात यही है, इस बात से आगाज़ करेंगे कि ये सहरियाँ हमारी मुकम्मल हो जाएंगी, रमज़ान मुबारक गुज़र जाएगा, लेकिन उसके बाद हम कहाँ खड़े होंगे। रमज़ान मुबारक में हर इंसान खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ अमल नज़र आता है, इबादतों में मसरूफ़ अमल नज़र आता है। हम रोज़े बहुत अच्छी तरह रखते हैं, हम इबादत गुज़ार, हमसे अच्छा ही कोई नहीं होता, लेकिन उस अच्छाई को हमें पूरे साल बरकरार रखना है। अपने लोगों के साथ ईमानदारी से सलूक करना है, ईमानदारी का सबूत देना है। हमें ये मसरूफ़ अमल पूरे साल की तरह पूरे साल बनाना है, जिस तरह से हम रमज़ान मुबारक में अपनी ये मसरूफ़ियात को कायम रखते हैं। यही एक इंसानियत का दर्स है और यही हमें दीन सिखाता है एज़ अ मुस्लिम। तो बात यह है कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम आगाज़ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो आइए एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलकर पेश करते हैं। या नबी 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 नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना। ऐ हसनैन के नाना 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 ऐ हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके में ज़हरा पाक के सदके में हसन हुसैन के सदके में हसन हुसैन के सदके में हम सबको मदीने बुलाना। ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना। और आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हैं मेरे दाता। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हैं मेरे दाता। सारे रिश्तों नातों से है प्यारा अपना नाता। सारे रिश्तों नातों से है प्यारा अपना नाता।
जवाब तुम्हें आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। अर्श मुअल्ला बना मुअल्ला, दीद को रब ने बुलाया। अर्श मुअल्ला बना मुअल्ला, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना होगा किसी का, हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। बेसाया है, बेसाया है, बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। अर्श मुअल्ला बना मुअल्ला, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना होगा किसी का, हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा। अर्श मुअल्ला बना मुअल्ला, दीद को रब ने बुलाया। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, नज़र करम फरमाना। ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। जी नाज़रीन, आपको पता है इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ उस खूबसूरत हस्ती के कलाम जो कि हुजूर सरवर कौनैन नूर मुजस्सम ख़ातमुन नबिय्यीन ताजदार मदीना ख़त्म सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से इस शान अक़दस का इस खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। तो अब मैं बताता चलूँ कि आज इसी खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ रोज़ मौजूद होते हैं बड़े अच्छे से नामवर सनख़ा। और आज अगर मैं तारुफ़ कराना चाहूँ तो पहले नात हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरवर सलीम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इम्तियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं। और हमारे साथ मोहम्मद हैदर कादरी साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आज हाफिज़ हसन सुल्तान साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सबको वेलकम करते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा
सरवर सलीम कादरी साहब आपसे कि आप हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़ेगी रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किएगी जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किएगी जाऊंगा अर्ज़ मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। ना शाम में मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। इसी तवक्का पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। इसी तवक्का पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। निगाहें लुत्फ़ो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। निगाहें लुत्फ़ो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है, ना कोई आशिक़ से काम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है, ना कोई आशिक़ से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ये ऐ दिल, जिधर वो आली
मकाम होगा। कभी तो किस्मत भूलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। बोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। क्या खूबसूरत कलाम था। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद इम्तियाज़ कादरी साहब, आप हदीक़ाए बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निशावर करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूलल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूलल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूलल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूलल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूलल्लाह, तुम्हारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूलल्लाह, तुम्हारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूलल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूलल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूलल्लाह। और गुलामाने नबियों हश्र में पहचान जाएंगे, गुलामाने नबियों हश्र में पहचान जाएंगे, के होगा हश्र में भी का नारा या रसूलल्लाह, के होगा हश्र में भी का नारा या रसूलल्लाह, जब भी मेरी हो
संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बड़े खूबसूरत कलाम थे का इंतखाब था आपका इम्तियाज़ भाई। बहुत ख़ानकाहों में पढ़ा जाने वाला कलाम और बड़ी महफ़िलों में पढ़ा जाने वाला कलाम, बड़ा खूबसूरत कलाम था माशाअल्लाह। और मेरे हुजूर का कलाम तो सारे ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन हर किसी कलाम की एक तासीर होती है, एक रूहानियत होती है, एक कैफियत होती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद हैदर कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, आप भी हदिया बारगाह रिसालत में अक़ीदतों के फूल निशावर करें। कौन सा कलाम सुना रहे हैं हैदर? मैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, बड़े माशाअल्लाह मारूफ कलाम है, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पेश करने की सादत हासिल कर रहा इरशाद हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक बार मोहब्बत के साथ हुजूर पाक की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु बिअददि कुल्लि शैइन मालूम लक रब्बी अरिनी जमालिका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, पावे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, पावे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने जा, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, जाने जा मैं जाने जा। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, जाने जा मैं जाने जा। और सुबह वतन पे शामें गरीबा को दूं शरफ, सुबह वतन पे शामें गरीबा को दूं शरफ, अरे बेकस नवाज़ो गए सुओं वाला कहूँ तुझे, सुबह वतन पे शामें गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज़ो गए सुओं वाला कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सनाफा की खामोशी, अरे चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन
लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। मेरे रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का हो, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सर्वर 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 कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। पावे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद हैदर कादरी, सुभान अल्लाह भाई माशाल्लाह। अब मैं गुजारिश करूँगा, हाफिज़ हसन सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपका नाम हाफिज़ हसन सुल्तान है या सुल्तानी है? यहाँ सुल्तानी आपका सिलसिला है, माशाल्लाह। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ बहुत खूबसूरत कलाम है, सुभान अल्लाह पेश सुभान अल्लाह। करूँगा समात की। खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का, जिनका वो कलाम भी है, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महव इल्तिजा हूँ। नहीं, अपनी निस्बत से मैं कुछ। अच्छा माशाल्लाह, इरशाद बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रती बिअदद कुल्ली माल मिल्लत। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। आपको इल्म है हमको क्या चाहिए, आपको इल्म है हमको क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। आप अपनी गुलामी की दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे सनद, आप अपनी गुलामी की
बस यही इज़्ज़तो मर्तबा चाहिए, बस यही इज़्ज़तो मर्तबा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए, और दर्द जामी मिले नाते खालिद लिखो, दर्द जामी मिले नाते खालिद लिखो, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसे ही अता चाहिए। और मेरे हुजूर की निस्बतें, मेरे हुजूर का करम जिसको मिल जाए तो उसका इस दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी उसकी बख्शिश बेइंतहा लिख दी गई। क्योंकि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेशक हमारे लिए ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा गया, और उन्होंने हमारे लिए बेहिसाब मग़फ़िरत बख्शिशें करवा दी अपने रब से। मिराजुन नबी के दौरान क्या कहना है मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो अब बात यही है नाज़रीन, हमारे खूबसूरत प्रोग्राम जो हमारा आगाज़ था नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ। अब हम बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट से मिलेंगे और आप सबका शुक्रिया, आप चारों सना खां इस प्रोग्राम का आज हिस्सा बने। नाज़रीन, अब मैं बात करता चलूँगा अपने जो हमारे मेहमान हैं आज के मज़े को, और हमारे साथ सहर व पकवान और जो बनाते हैं, जो हमारे शेफ़ हमारे साथ रोज़ का हिस्सा होते हैं, तो आज भी वो हमारा पार्ट होंगे चंद देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लें। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है ये सेगमेंट हमारा होता है मज़े के पकवान के साथ, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे बहुत अच्छे से गेस्ट जिनका हम तारुफ़ कराते हैं और मज़े की बातें करते हैं और बहुत सारी नॉलेज वाली बातें हम उनसे जानते हैं। और अगर मैं बात करता चलूँ इस प्रोग्राम का, जो हमारे साथ इनडायरेक्टली मीडिया पार्टनर हमारे साथ रोज़ाना की तरह आज भी मौजूद हैं, तो इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके साथ साथ हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट हमारी मीडिया पार्टनर हैं आज। नवेद अहमद साहब जो कि जिनके तारिक रोड पे आउटलेट है और बहुत अच्छे से ड्रेसेस वो मुझे रोज़ वेयर करने के लिए देते हैं, तो उनके से भी आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं जाके ईद की। उसके साथ वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल वेस्टेज वाटर पे काम करता है और
इसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ वाटर पे काम कर रहे हैं। तो जिन कंपनीज इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है रिसाइकलिंग वाटर की, तो वो वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल लाजमी कॉन्टैक्ट करें। और इसी तरह से हमारे साथ मीडिया पार्टनर आज नेल्सन है, जिनका नेल्सन का ये कहना है, नेल्सन है मयारी और कर लो जीत की तैयारी। और पेंटो पम्प्स हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो 28 हमारे साथ मीडिया पार्टनर हैं। ओमो ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारे टेबल्स पे वाटर्स आप देख सकते हैं ओमो ड्रिंकिंग वाटर की, क्योंकि बड़ा क्वालिटी वाटर है और हम पीते भी हैं इसको। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं गोबीज़ की यहाँ पे पाइप भी उन्होंने हमें स्पॉन्सर करी। उसके साथ हमारे गेस्ट के साथ उनके गिफ्ट भी जाते हैं। गोबीज़ के भी रंग ऐसे हैं कि उस रंगों के बिना तो ज़िंदगी ही अधूरी लगती है। टोटल नेटवर्क सोल्यूशन बेसिकली सोलर पावर सिस्टम बना रहे हैं और इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक का बेहतरीन हल और सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। और इसके साथ पिज़्ज़ा मैक्स भी है भाई। पिज़्ज़ा मैक्स कहता है कि 50% ऑफ हम देंगे, लेकिन उससे पहले उसके लिए आपको एक उनकी ऐप है जो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये हमारे मीडिया पार्टनर्स बने, इनका बहुत शुक्रिया। आइए हम बात करते हैं। आपको पता है हमारे साथ आज मैंने जैसा तारुफ कराया था, हमारे साथ एक अच्छे से गेस्ट मौजूद होने वाले थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं ओखाई मेमन यूथ सर्विस के, और इनके अंडर विजन और मतलब ये सुपरविजन कह सकते हैं हाजी यानी सकीना इंस्टीट्यूट, जिसको जो हमारे मीडिया पार्टनर भी होते हैं, वो आज हमारा हिस्सा बने। जनाब डॉक्टर आकिब वायानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह, आपका जो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है वो बड़ा जी। जच रहा है आपके ऊपर, थैंक यू सो वेरी मच। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, रमज़ान मुबारक के हवाले से आपकी क्या मसरूफियात हैं? बस जी, बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर इन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। और उसके साथ साथ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मेमन बरादरी से है, तो मेमन कम्युनिटी में सोशल वर्क जो है वो बाय बर्थ एक हर मेमन बच्चे के जो है वो अंदर सोशल वर्किंग का और उसका समाजी कामों में लगने का वो जज्बा रहता है। तो उसके साथ साथ जो है वो प्रोफेशन के साथ साथ ये सोशल वर्किंग भी कर रहे हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज, तो उसकी रमज़ान में हम ज़कात कलेक्शन और उसके लिए निकल रहे होते हैं। तो बस वो मसरूफियात भी साथ साथ चल रही हैं, तो काफ़ी टफ चल रहा है रमज़ान। तो इन मसरूफियात में आपको बड़ी वो अफ्तार, दस्तरखान, सहरी की तैयारियाँ और राशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक्टिविटीज़ भी आपके साथ शामिल होती हैं? जी, हमारा बेसिक मोटिव ये होता है कि हम रमज़ान मुबारक के महीने में हम लोगों के पास जाएं, उनसे जो है वो ज़कात की रिक्वेस्ट करें और उनसे ज़कात कलेक्शन करें। फिर यही जमा किया हुआ पैसा जो है वो पूरे साल हम अपने ज़रूरतमंद लोगों पर जो है वो ख़र्च करते हैं, जिसमें हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को, हम मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ यस राशन और जहेज़ के मामलात जो हैं वो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग दी लॉकडाउन क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं जब आप फ़ंड कलेक्शन के लिए जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चैरिटी के लिए, तो क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब पेंडेमिक जब से ये आया है, उसमें लास्ट ईयर भी इसमें ऐसा ही गुजरा है। तो लास्ट रमज़ान में ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, बिकॉज़ लास्ट रमज़ान में क्योंकि बिज़नेस में इतने लोगों को लॉसेस हो रहे थे और उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे जितना एज़ यूजुअल किया जाता है। तो उसमें काफ़ी मुश्किलात थी कि लोग कह रहे थे कि अभी हमारे ख़ुद हालात ऐसे हैं, तो हम ज़कात और इसमें काफ़ी कमी आई थी हमारी। लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह के पोजीशन बेहतर है और चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये बताएं कि जब बात आती है ज़कात अतियात की, तो फ़ंड कलेक्शन आपकी मेमन लोग जो हैं कम्युनिटी आपकी, उनको ही टारगेट होता है या आपको सब सपोर्ट कर रहे होते हैं? वैसे मेन जो है वो हमारा सारा कलेक्शन जो है वो मेमन कम्युनिटी वाले ही हमें हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये बड़ी खुशाइन बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे लोग भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारा काम और हमारे काम का मयार देख के तो और लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो भी हमारी चैरिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें हमारा साथ दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी। जावेद ओके साहब, एक ऐसा नाम जो कि हाजी यानी सकीना इंस्टीट्यूट को ऑन करते हैं यस, और उसके हेड भी हैं, तो उसके रूह रवा जावेद भाई के बाद आप इन सब चीज़ों को देखा करते हैं। जी जी। हाजी यानी सकीना इंस्टीट्यूट को, तो वो इंस्टीट्यूट क्या खिदमत अंजाम दे रहा है इस टाइम पब्लिक के लिए? आप इंस्टीट्यूट का मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले अभी आपने जावेद ओके साहब का नाम लिया, तो ये हाजी यानी सकीना आईटी इंस्टीट्यूट जो है ये ओके बिल्डर्स
ही स्पॉन्सर किया हुआ है। वो भी उनका ताल्लुक भी जावेद साहब का भी ओखाई मेमन बिरादरी से है। तो ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज जो मैनेजमेंट है उसकी ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज देखती है और बाकी चीज़ें जो है वो ओके फैमिली उसको स्पॉन्सर करती है। और जावेद ओके साहब की ज़रूर बहुत खिदमात हैं, बहुत खिदमात हैं कि सिर्फ हाँ यस सिर्फ मेमन कम्युनिटी में नहीं बाहर भी उनकी, और स्पेशली आईटी के हवाले से कि हाजियानी सकीना आईटी इंस्टीट्यूट इसको बनाने के लिए उनका विजन ही यही था कि आईटी एक ऐसा शोबा है जिसमें आजकल अगर देखा जाए सब कुछ ऑनलाइन है, सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग देखें तो सब कुछ, सोशल मीडिया कितना बूस्ट अप कर रहा है आजकल। तो उसमें उनका यही विजन था कि आईटी के शोबे में अपनी यूथ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस शोबे में लोगों का ऐसा है कि आम नौकरियां करके तो लोग इतने ख्वार भी होते हैं, इतने घंटे लगाते हैं और फिर जाके अगर उनके पास एजुकेशन ना हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये सैलरी माहाना, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन आईटी के शोबे में अगर आप यही 6-7 महीने का, साल का कोई कोर्स कर लें तो उसमें आप घर बैठे फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में आप पैसा कमा सकते हैं। और ऐसी काफ़ी एग्जांपल्स हैं हमारे उसमें इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स भी निकले हैं उसमें वो $1000s मंथली वो जनरेट कर रहे हैं उसमें और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही उनका एक यही विजन है कि अपने ही पैरों पे अपनी यंग जनरेशन को खड़ा करें, यस, कि वो विदाउट एनी सपोर्ट वो अपनी फैमिली को भी जो है वो रन कर सकें, सपोर्ट कर सकें, रन कर सकें। और कहा जाता है कि आने वाला दौर तमाम आईटी से रिलेटेड होगा। Yes, सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं आईटी पे ही जाके कंसर्न करेंगी और ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं बात को अगर वो आपकी जो पीछे वाली बात कही आपने इंट्रोड्यूस कराया ओके बिल्डर्स, जावेद ओके साहब एक बिल्डर हैं, तो उनको क्या ख्याल आया कि वो बिल्डर्स लाइन से हटकर एक ऐसा इदारा कायम करें जो कि आईटी से रिलेटेड हो, क्योंकि इंसान में रहन नहीं जाता ना, बिल्डर के बारे में सोचता है। आप डॉक्टर हैं, अपनी मेडिकल फील्ड के हवाले से सोचते होंगे, सोशल ज़्यादा एक डॉक्टर सोशल हवाले से सोच लेता है कि मैं कुछ सोशल खिदमत अंजाम दे दूँ। तो उनको क्या ख्याल आया? उसकी भी एक हिस्ट्री है कि जावेद ओके साहब का जो है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से काफ़ी ताल्लुक़ रहता है। तो जब वो उन्होंने देखा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट किस तरह आईटी पे, क्योंकि वो भी आईटी पे काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, तो उन्होंने जब ये देखा कि जब आईटी पे जब वहाँ पर वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और सैलानी में आईटी वाले इतना काम कर रहे हैं तो इसको अपनी कम्युनिटी के अंदर भी लेकर आया जाए। तो इसलिए उन्होंने ये तहिया किया अपनी ओखाई मेमन बिरादरी में जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इस तरफ हम आगे लेकर आएँ और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें। तो वही विजन लेते हुए उन्होंने जो है वो ये स्टेप लिया कि अब हम भी जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शुरू करें। माशाल्लाह। ये हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट कहाँ पे वाक़ है? ये चांदनी में जो न्यू टाउन थाना है वहाँ पर उसके आगे ही नेक्स्ट जो गली है वहाँ पर जेपी स्कैन सीटी स्कैन करके एक जगह है, उसके बराबर में हाजियानी सकीना आईटी इंस्टीट्यूट है। और इसकी टाइमिंग्स जो है वो मॉर्निंग 9 to नाइट 9 है। और इसमें काफ़ी हम समझ लें कि चीप उसमें, बिकॉज इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि इसमें से हमें कोई रेवेन्यू जनरेट करना है, इसमें हमें कोई पैसा कमाना है, इसका कतई ये मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम बच्चों को आईटी की एजुकेशन बहुत ही कम पैसों में हम उनको दें। और समझ लें कि जो कोर्सेज अदर आईटी इंस्टीट्यूट्स 5,000, 6,000, 15,000 रुपये में वो कोर्सेज करा रहे हैं, वो सिर्फ 10,000 रुपये वो 1,000 रुपये माहाना, 1,200 रुपये माहाना, इतनी फ़ीस ही लेते हैं हम। काफ़ी बड़े इदारे चैरिटी के बेस पे जब चलाते हैं और स्पॉन्सर कर रहे होते हैं तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपने मिनिमम अमाउंट चार्ज करा तो आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि दूसरे इदारे भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें? यस, इसमें ऐसा ही है कि अभी हमने ये स्टार्टअप जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट का कह रहे हैं ये हमने अपनी कम्युनिटी लेवल से किया है। और अब तो बल्कि ऐसा है कि हमने ऑल मेमन्स को ये चीज़ कह दी है कि अगर वो पैसे बेयर नहीं भी कर पाते, अगर ये 1,000 रुपये की फ़ीस भी बेयर नहीं कर पाते तो वो आके फ्री में भी एजुकेशन लें, उनके लिए हमने बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। क्योंकि अभी हमने मेमन कम्युनिटी के लिए ये चीज़ की है, इंशाल्लाह आगे जाके जो है वो अगर हमें रिस्पांस इतना अच्छा मिला कि यंगस्टर्स जो है वो आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो जितना अभी इंस्टीट्यूट है उसको भी डबल करने की कोशिश करेंगे और उसमें और लोगों को भी इंटरटेन करने की कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, जहाँ पे आईटी इंस्टीट्यूट्स की बात आती है और एक नई जनरेशन का नया बच्चा उठता है, वो उसके ध्यान में ये ख्याल आता है एमएस ऑफिस होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, उसके आगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ये को हम अपने दौर से ये दिखता है। आपकी क्या स्पेशलिटी है? हमारे इंस्टीट्यूट में बेसिक से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज सारे हम कोर्सेज जो है ना वो कह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का स्टार्ट जो है वो बेसिक से होता है। जैसे आपको पता होगा कि बुनियाद
बनती है तो फिर जाके वो आगे अचानक से प्रोफेशनल कोर्स में तो बच्चा नहीं आ सकता। तो उसमें जो है वो हम जैसे आपने MS ऑफिस और इसकी बात की, तो स्टार्टिंग यही कोर्सेज होते यहीं से देते हैं हैं आप जी। CCT जिसको हम कहते हैं, जिसको बेसिक कंप्यूटर मतलब ट्रेनिंग कोर्स। अलिफ बे नहीं पता, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो वहाँ से स्टार्ट कंटिन्यू Yes. करता है आपके यहाँ से भी। जैसे मतलब हर इदारे का एक तरीका होता है। जी। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके बाद एक्सेल, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जी। कंट्रोल पैनल ऑपरेटिंग, यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी। जी, बस बेसिक कोर्स CCT से स्टार्ट है, फिर इसके बाद ग्राफिक्स और वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी हैं। और इसके अलावा जो सिस्को ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पे होती है? सिस्को एक सर्टिफिकेट है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सर्विसेज और वो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो सिखाते हैं, और उसका समझ लें कि काफ़ी स्कोप है, वर्ल्ड वाइड उसका स्कोप है। और अगर वो सर्टिफिकेट दे किसी को और उसने कोर्स किया हुआ हो तो समझ लें कि उसके लिए तो कोई नौकरी लेना कोई मसला नहीं है आजकल के आजकल के एनवायरनमेंट में। तो यही है कि हम सिस्को के कोर्सेज भी करवा रहे हैं, हम ग्राफिक्स और वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी करा रहे हैं। सिस्को से रिलेटेड है जी, सैलानी ने इनिशिएटिव लिया था ये, और उसी के ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमने भी जो है वो ये कोर्स अपने इंस्टीट्यूट में शुरू किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, जी। तो आप अभी आपके ऑल ओवर स्टूडेंट्स कितने हैं IT के? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वहाँ पे कैपेसिटी जो है वो 40-45 स्टूडेंट्स की है जो, लेकिन फिर भी हमारे पास समझ लें ओवरफ्लो ही है। अबव 90 to 100 स्टूडेंट्स अभी ये पढ़ रहे हैं हमारे पास, और बाकी एप्लीकेशंस और हमारे हर एवरी 3 मंथ्स हमारे जो है वो उसमें आ रहे होते हैं, और मतलब उसमें हम टेस्ट लेते हैं, उनमें हम एडमिशन्स अपने ओपन करते हैं। तो एवरी 3 मंथ्स यानी समझ लें कि स्टूडेंट्स की क्वांटिटी में इजाफा होता ही रहता है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी ये बताएं कि लॉकडाउन की सूरत हाल में आपका इंस्टीट्यूट जो है रन कर रहा है, या ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग भी दीगर इंस्टीट्यूट्स की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह, कॉलेजेस की तरह वैसे ही आप लोग लेके चल रहे हैं? अब जैसे दरमियान में स्कूल्स भी खुल गई थी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ और उसकी तालीम भी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग फिज़िकल क्लासेस ही कर रहे थे। अब ये सुनने में आ रहा है कि दोबारा हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, दोबारा फिज़िकल क्लासेस, क्योंकि स्कूल्स तो ऑफ हो गए हैं बट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ क्लासेस हो रही हैं, कुछ नहीं भी हो रही। तो फ़िलहाल तो अभी हम फिज़िकल पर ही हैं, बट या हम सिचुएशन को देखते हुए लास्ट ईयर भी हम ऑनलाइन पे गए थे, और अब भी एज पर सिचुएशन हम ऑनलाइन की तरफ ही जाएंगे। आपका डिग्री होल्डर डिप्लोमा होल्डर कहलाता है, या फिर कई इदारे मैंने ऐसे भी सुने हैं कि वो वहाँ का डिग्री होल्डर, अचीवमेंट होल्डर जो है वो बैचलर्स कहलाता है, जैसे एक डिग्री होती है जी BSS जी, समझ रहा हूँ आपकी बात। और BSc, इस तरह की जो टेक्निकल डिग्रीज होती हैं। तो इस तरह से आपका भी कहीं इरादा है कि आप रिकगनाइज किसी इदारे से, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से करवाएं, ताकि आपका बच्चा निकलने के बाद वो बैचलर्स के लाए, मास्टर्स के लाए? तो इस तरह सा कुछ आपने प्लानिंग करी है? वैसे तो ये अभी सर्टिफिकेट कोर्सेज ही हैं जो क्योंकि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, इसमें जो है वो कोई बैचलर तो होता नहीं ऐसा कि 1 साल में ख़त्म हो जाए। तो अभी इसको डिप्लोमा ही कहा जा सकता है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है। यस, आपने कहा कि मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि इन फ्यूचर अगर हमें लगा कि काफ़ी फ़्लो है और लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज इसमें हाँ, जो टारगेट ऑडियंस जो हमारी है ना, टारगेट ऑडियंस हमारी वो है कि जो मोबाइल की दुकानों पे काम कर रही है, जो जिन्होंने मैट्रिक के बाद पढ़ा नहीं, या जो जिनकी फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन और वो एजुकेशन नहीं ले पाते। तो अब वो बच्चा जो है वो मोबाइल की दुकान पे खड़े होकर सुबह से रात तक लगा रहेगा, और उसमें वो कितना कमा लेगा? 15,000 20,000 कमा लेगा, या 10,000 पे भी सैलरी पे भी आप देखते हैं कि बच्चे आजकल लगे हुए होते हैं। और उसमें उसकी क्या ग्रोथ होगी? उसमें जब वो अपने नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स को भी देख ले, तो 10 to 15 ईयर्स के बाद भी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रमोशन ये हो जाएगी कि वो सेल्समैन से जो है वो काउंटर पे बैठ जाएगा, और वहाँ पर उसकी ये प्रमोशन हो जाएगी, और तनख्वाह उसकी 15,000 से 25-30,000 हो जाएगी। तो हमारी टारगेट ऑडियंस वो है कि वो बच्चा, अब उस बच्चे को हम कोई 4 साल या 2 साल उससे कमिट नहीं करवा सकते, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो इसलिए ये 6 महीने के, 8 महीने के, 3 महीने के और ये कोर्सेस हम यूजुअली इसको टाइमिंग भी इतनी फ्लेक्सिबल रखते हैं कि अगर कोई नौकरी कर रहा है, अगर कोई सुबह से शाम किसी दुकान पे या कहीं पे ऑफिस पे काम कर रहा है, तो वो अपने शाम के टाइम पे निकाल के आके, और वो हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं, और वो आके वो क्लासेस ले, और वो अपनी इस
इस तरफ अपनी गिरफ्त को मजबूत करें, बिकॉज स्किल्स का अब काम है। अब डिग्री, क्योंकि मैं खुद अगर देखा जाए MBBS मैंने किया हुआ है, तो अब MBBS की डिग्री में जितना टाइम लगता है और जितनी आपकी जो है वो समझ लें कि दिमाग भी लग रहा है आपका, आपकी स्ट्रगल लग रही है, और उसके बाद भी आपको जब देखा जाता है कि हॉस्पिटलों में मार भी पड़ रही होती है और आपकी जो है वो बस तनख्वाहें भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, तनख्वाहें बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो रुकी हुई होती हैं, 3 महीने 4 महीने बाद तनख्वाहें मिलती हैं। तो मैं यही सोचता था कि यार हमेशा बात होती है कि डॉक्टर बनो, जैसे काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स दी जाती हैं कि बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त डिसाइड हो जाता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। इन 2 फील्ड्स के अलावा और किसी फील्ड में बात ही नहीं होती। तो क्यों हमारी सोसाइटी और हम लोग जो है वो सिर्फ इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमने सिर्फ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, क्योंकि अब ये मॉडर्न वर्ल्ड है, अब ये एडवांसमेंट आ रही है, अब टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आपको वक्त के साथ साथ अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो है वो इसी को ही टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग बच्चे आके पढ़ें और कम से कम अरसे में और ऐसी स्किल्स उनको मिल जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सकें और अपना कैरियर बना सकें। जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्योंकि एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के साथ साथ रहते हुए यूथ के लिए भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर यूथ के साथ रहते हुए एक अपना इदारा जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, ओखाई पेमेंट सर्विसेज, और इसके साथ साथ जावेद ओके साहब का इदारा जो हाजी यानी सकीना इंस्टीट्यूट है, उसको भी आप सरपरस्त के तौर पर देख रहे हैं। तो फील्ड इतना चेंज आपका, तो उस तरह से मतलब किस तरह से आपने ये सब चीज़ें मैनेज करके रखी हैं? मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ एज अ डॉक्टर काफ़ी जो है वो हॉस्पिटल में भी टाइम देना पड़ता है और काफ़ी हमारा टफ़ स्केड्यूल होता है कि हॉस्पिटल की इतनी टफ़ ड्यूटी के बाद फिर आपको इन चीज़ों में टाइम देना है। तो बस यही है कि क्योंकि देखें, अपने लिए वही बात है ना कि आपने ये बात सुनी होगी कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, असल ज़िंदगी और असल जो है वो मकसद यही है कि औरों के काम आना। तो बस यही हमारे अंदर यही जस्तुजू, यही जज्बा, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी काफ़ी इन समाजी कामों में रहे और मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन। तो बस वही चीज़ें हमारे अंदर भी बिल्ट इन हैं और हम लोग यही चाह रहे हैं कि औरों के लिए भी कोई काम करें, अपने लिए तो हम अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम कर ही रहे हैं। तो हमने यही सोच के, और मैंने लास्ट ईयर जब अपने जो हमारी यूथ सर्विसेज हैं इसके इलेक्शंस भी होते हैं, तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि मैं अपने जितनी भी मेरी स्किल्स हैं, जितनी भी मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, उनको मैं अपनी यूथ में भी आगे पहुंचाऊं, उनसे भी बात करूं और उनको कुछ सर्व करके जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से आपने अपने प्रोफेशन को भी लेकर, अपने करियर को लेकर स्टार्ट रखा हुआ है, और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और दीगर लोगों के साथ भी बड़ी खदमात अंजाम दे रहे हैं, तो आपका क्या समझना है कि आजकल का बच्चा और आजकल के बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को कहीं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में डालते हैं, उसके बाद उनका टारगेट ये होता है हमारा बच्चा बड़ा होकर कोई किसी अच्छी जगह नौकरी में लग जाएगा, कहीं बैंक में लग जाएगा, कहीं मल्टीनेशनल इंडस्ट्री में लग जाए, तो वो देते क्या है, बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 25,000, 30,000, 35,000। MBA करा हुआ बच्चा 35,000 रुपये की पे नौकरी कर रहा है, 30,000 पे नौकरी कर रहा है। तो उनको कोई स्कोप ही नहीं देखना है, उनको कोई टेक्निकल स्किल्स ही नहीं दे, कभी सोचा ही नहीं होता है, और इस बारे में हमारे यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि ये चीज़ बहुत देखने को आती है कि एक ट्रेंड चल जाता है और बस उसी ट्रेंड के पीछे लोग भागने लग जाते हैं। अब जैसे आपने MBA की मिसाल दी, आपने ऐसे ही जो है वो और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसमें अगर लोगों के बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो देखते हैं कि भाई उसका बेटा जो है वो MBA कर रहा है, तो हम भी अपने बच्चे को MBA कराएं। उसका बच्चा अगर जो है वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है तो वो हम इसको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएं। लेकिन वही बात है, एक एग्जांपल, बिकॉज क्योंकि मैं एक लीडरशिप ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ उसमें। अच्छा, तो यस, तो उसमें यूजुअली हम लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जैसे अल्लाह ताला के जो है वो 99 नाम है, तो वो 99 खुसूसियात अल्लाह ताला ने एक इंसान जो अल्लाह ताला ने पैदा किया उसको जब अशरफुल मखलूक़ात का है कि वो तमाम मखलूक़ात से अशरफ है, तो उसमें ये अपनी सारी क्वालिटीज़, ये जितनी भी 99 अल्लाह ताला की खुसूसियात हैं कि वो कुछ भी वो क्रिएटर है, वो उसको गुस्सा भी आता है, वो अल जब्बार है, वो अल खालिक है, वो अल मालिक है। तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो एक इंसान में भी है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ क्रिएट करता है।
देखें, और उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी हैं, बस अल्लाह ताला अल्लाह ताला के नाम के साथ दी लगा हुआ है कि वो दी क्रिएटर है। सही है, तो ये सारी खुसूसियात जब अल्लाह ताला ने एक इंसान में दी हैं तो वो क्यों अपने आप को नहीं तराशता कि वो सिर्फ एक काम या अगर एक ट्रेंड के पीछे चल जाए, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। जब उसके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है तो इसका मतलब कि उसकी अपनी खुसूसियत डिफरेंट है। अब आप यहाँ पर होस्टिंग कर रहे हैं और मैं हॉस्पिटल में डॉक्टरी कर रहा होता हूँ, अगर आप डॉक्टर बनते तो शायद आप उस तरह काम नहीं कर पाते, बिकॉज आपकी एक्सपर्टीज़ वो है कि जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। तो यही चीज़ होती है, यही समझने की ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट्स को भी कि किसी ट्रेंड के पीछे अपने बच्चों को नहीं लगा देना है, उनको वो करने दें कि जिसमें आपको लगता है कि वो बेहतर कर सकता है। अगर आप उसको ज़बरदस्ती एक फील्ड में घुसा देंगे, आप उसको MBA तो करवा लेंगे, लेकिन वो चीज़ उसके अंदर नहीं निकल सकेगी कि वो अपनी पसंद की फील्ड के साथ वो कर सके। और फिर कैरियर काउंसलिंग उसके साथ कितनी ज़रूरी है। काउंसलिंग भी ज़रूरी है ना, आजकल काउंसलिंग रह जाती है इंसान कैरियर काउंसलिंग, यस, वही बात मैं कहना चाह रहा था नेक्स्ट, कि कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि एक फील्ड के बंदे के साथ अगर वो जिसमें जा रहा है पहले वो उसको मिले, उससे बात करे कि आगे क्या होगा। अब मैं जब डॉक्टर बना तो मुझे नहीं पता था कि मैं जब MBBS कर लूँगा तो उसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। उस वक्त तो बड़ा अपने आप को टशन फील होता था कि वाइट कोट पहन के जा रहे हैं और काफ़ी भाई माहौल भी अच्छा हो रहा है और तो लोग वाह वाह भी कर रहे हैं, भाई डॉक्टर बन रहा है। लेकिन जब 5 साल के बाद हमने कहा कि चलो अब तो डिग्री मुकम्मल हो गई, तो पता चला कि यहाँ पर तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो और इम्तिहान बहुत सारे हैं ज़िंदगी में। तो वही बात है कि जनरल पब्लिक का यही मानना होता है MBBS के बाद हमारा बच्चा डॉक्टर लग गया बस, उसको नहीं पता उसके वो RO RMO क्या क्या, वो सिर्फ ट्रेलर होता है। वो सिर्फ ट्रेलर होता है, काफी तो पिक्चर तो अभी बाकी होती है, हमें तो गुजर रहे हैं उस पिक्चर से, अब पता नहीं वो पिक्चर कब खत्म बुढ़ापे में जाकर वो सरकारी किसी अच्छी डॉक्टर सीनियोरिटी की सीट मिलती है उसको। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और आम लोगों का भी यही मानना होता है, वो कहीं चले जाते हैं, कोई जूनियर बंदा बैठा हो तो वो कहता है कि नहीं यार ये इसके पास इतना तजुर्बा नहीं होगा, ये अच्छा डॉक्टर नहीं है। कोई बुढ़े बाबा कोई बैठे हुए होंगे और उनकी सफ़ेद बाल होंगे और उनके जो उम्र धेड़ हो चुकी होगी, तो वो बोलेंगे नहीं यार ये तजुर्बेकार डॉक्टर है, इसके पास जाते हैं, यही सही कर सकता है। तो वही कैरियर काउंसलिंग की बात हो रही थी, जैसे कि कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं तमाम यंगस्टर्स को यही एडवाइस करना चाहूँगा, कभी भी कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं तो उसके रेलिवेंट बंदों से जाके उनसे मुलाकात ज़रूर करें कि जब आप ये कर लेंगे या जब आप ये कर रहे होंगे तो क्या चीज़ें हैं, क्या आपको दुश्वारियाँ आ सकती हैं और आपने किस तरह इस चीज़ों को लेके चलना है और बाद में आपके साथ क्या होने वाला है, ताकि उसको पहले से कम से कम एक ख्याल, एक पिक्चर तो क्लियर हो कि उसके साथ वो आगे जाके क्या करेगा। तो इससे काफ़ी आसानी होती है कि लोग अपना प्रोफेशन चूज़ करें। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने बात करी थी आकिब साहब कि अपने लिए तो सब जी लेते हैं, है ज़िंदगी का असल मकसद दूसरों के काम आना। तो नाज़रीन, ऐसी ही काविशें एक इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की जो कि खिदमत, इंसानियत की खिदमत में पेशो पेश नज़र आती है। तो आइए देखते हैं सेगमेंट रहने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हादिया शेख और मैं हूँ आपके साथ सहरी ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान में। एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है राही नेकी, जिस सिलसिले में मैं आपसे डेली मिल रही हूँ। और मैं आज भी कराची के छोटे से इलाके में आई हूँ, कुछ मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ और आपको उनसे मिलवाती हूँ। वालेकुम सलाम। तो आप मुझे ये बताएं कि ये घर आपका अपना है? जी नहीं, मेरा किराए का घर है, 9,000 किराया है इसका, गैस बिजली अलग है इसका। मेरा बेटा एक कमाने वाला है, मेरे शौहर का भी इंतकाल हुआ है। अच्छा। तो बेटा आपका क्या बड़ा है, शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं, अभी शादी करूँगी इसकी मैं। तो घर का निज़ाम किस तरह से चल रहा है? आप काम करती हैं या आपका बच्चा कितने साल का है? जी मैं इतना बड़ा बच्चा है, जितना बड़ा ही है बस इतना बड़ा है, और नौकरी करती हूँ मैं, 3,000 रुपये महीना मिलता है मुझे बस। तो आप क्या नौकरी करती हैं, कहाँ काम करती हैं? स्कूल में जॉब करती हूँ। कमाने वाला कोई नहीं है कि एक बेटा चला गया मुझे छोड़ के। शोर को 2 साल में अभी इंतकाल हो गया। अच्छा, आप रोए नहीं,
कोई बात नहीं, सबने जाना है इस दुनिया से, किसी ने भी नहीं रहना। और बताएं, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? बस मेरा एक बेटा है, मेरे दो बेटी हैं, दोनों बेटों की शादी कर रखी है। एक बेटी अभी आई हुई है यहाँ पे मेरे पास आई हुई है, उसका शौहर का भी काम नहीं है, उसके दो बच्चे छोटे छोटे, अभी आपने देखा तो है उसको। बस, और मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, न इमरान खान के बारे में, न किसी के हुकूमत के बारे में। कोई जैसा अल्लाह ताला गुजारा चला रहा है वैसे कर रहे हैं, बस मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना घर का गुजारा करते हैं। आप कौन से स्कूल में जॉब करती हैं, सरकारी या प्राइवेट? नहीं नहीं, सरकारी स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल में, सॉरी प्राइवेट स्कूल में। तो इस घर का किराया कितना है? 9,000 किराया है इसका, गैस बिजली का अलग है, 10 पड़ जाता है। तो आप सारा बारिश का पानी भी आता है यहाँ पे, सब बारिश का पानी आता है, बैठे रहते हैं गीले के अंदर, क्या करें। अच्छा, सर छुपाने की जगह भी नहीं है हमारी कि हम सर छुपा कर बैठ जाए कहीं ना कहीं। अच्छा, हमसे पहले आपके पास कोई भी इस तरह का फाउंडेशन या? नहीं आया हमारे घर, कोई भी नहीं आया अभी तक भी पूछने के लिए हमें। अच्छा, आप हौसला रखें, इस तरह से रोए नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरी हर महीने मदद करी जाए, मेरा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया के अंदर। मेरा एक बेटा, चुप 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 करें। एक बेटा है ना? हाँ, तो बस ठीक है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो नमाज भी पढ़ती हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, दुआएं मांगती हूँ, कलाम पाक पढ़ती हूँ, सब। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर ले, बस मेरा सर छुपाने की जगह मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है, आप लोग मेरे घर पे आए, आप लोग खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा इंशाअल्लाह। इमदाद-ए अज़ीम फाउंडेशन की तरफ से छोटी सी नेकी है, हमारी छोटी सी काविश है जो हमने आपके साथ शेयर की है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मेरी मदद करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। जैसे आप रमज़ानों में मेरी मदद करें, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे हर महीने मेरी आप लोग मदद करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा लोग कितने परेशान हैं, और मैं देखने वालों से, मुख़य्यर हज़रात से यही गुजारिश करूँगी, जिस तरह आप अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं इस छोटी सी प्यारी सी नेकी में, आगे भी हमारे साथ ताउन करें। इमदाद-ए अज़ीम फाउंडेशन के कॉन्टेक्ट नंबर, अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पे दिए गए हैं, हमसे कांटेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर कल मिलेंगे इसी सेगमेंट अनवारी रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, देखिए आपने इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की काविशें जो कि खिदमत इंसानियत के हवाले से काफ़ी खिदमत फराहम कर रही है। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आकिब जावेद वयानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट उखाई मेमन यूथ सर्विस के बिल्कुल करता धरता है, उसके साथ हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट के भी हेड देख रहे हैं ऐसा सरपरस्त के तौर पे। तो अब बात करेंगे हम आकिब भाई, मैं चाहूँगा क्योंकि बड़े अच्छी खिदमात हैं और आपके पसंदीदा पसंद करने वाले आपके नाजरीन आपको देख रहे होंगे, तो उनके लिए कोई ख़ास मैसेज आप आज डिलीवर करें। जी ज़रूर। जैसे सबसे पहले उस आखिर में तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और यस, मैं अपनी यंग जनरेशन को एक मैसेज देना चाहूँगा। यंग जनरेशन को मेरी तरफ से ये मैसेज होगा कि देखें, हमारे
मैं ये बड़ा देख रहा हूँ कि हमारे नौजवानों में अखलाक उसकी जो है वो बहुत कमी देखी जा रही है, बिकॉज एथिक्स पे जो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से मेरी यही अपील होगी कि आप लोग जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। आप अपनी सोसाइटी में जितने लोगों के साथ भी मिल रहे हैं, क्योंकि देखें ये ज़बान जो है वो कहने को तो एक गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन इससे निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो किसी की भी दिल आज़ारी कर सकता है, और आपका अच्छे निकले हुए लफ्ज़ जो है वो बहुत सारे लोगों के दिल को मुसरत पैदा कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अखलाक पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और अच्छे अखलाक से लोगों से पेश आएँ। और जब आप अच्छे अखलाक से लोगों को पेश आएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में भी जो है वो कितनी तब्दीली आएगी, और आप जो है वो लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। तो बस यही मैं और एक ये मैसेज बात देना कही चाहता भी जाती है, जैसे आपने एथिक्स की बात करी कि कुछ भी कह देते हैं लोग, आपके मुंह से निकला हुआ अल्फाज आपको सोच समझ के निकालना चाहिए, क्योंकि ये ज़बान ही है जो कि इंसान को पल में आसमान पे ले आती है और पल में ज़मीन पे ले आती है। तो बहुत अच्छी बातें करी डॉक्टर साहब से, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी रही। डॉक्टर आकिब जावेद बयानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और नाज़रीन, हम बात करेंगे, हमारे साथ दीगर मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हमारी मज़े की बातें होंगी, लेकिन ये थोड़ी सी सीक्रेट है कि हमारे साथ मेहमान हैं कौन मौजूद, वो मैं बताऊँगा और आपसे मिलवाऊँगा भी, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे और इस प्रोग्राम इस शहर नशरियात का हिस्सा होंगे हमारे मज़ेदार से गेस्ट। तो आइए तारुफ़ कराता चलूँ। तो आज जो कि हमारे मीडिया पार्टनर भी बनते हैं इनडायरेक्टली, और हमें अक्सर शहरी भी स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। बात करता चलूँ तो पिज़्ज़ा मैक्स एक मयारी क्वालिटी पिज़्ज़ा है, उसकी आज टीम हमारे साथ हमारे मेहमान के तौर पर हमारा साथ बनी, जिनका तारुफ़ है। अगर पहला मैं आपको इंट्रो देता चलूँ तो ऑपरेशनल टीम से हमारा हिस्सा बने रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहीम साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। और उसके साथ साथ हमारे इस पिज़्ज़ा में इसके क्वालिटी कंट्रोलर हैं। अगर क्वालिटी कंट्रोलर नहीं हो तो भाई वो फिर कोई मयारी नहीं रहता चीज़ का। उसके साथ हमारे मौजूद हैं उवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और इस पिज़्ज़ा मैक्स को बहुत अच्छे से जो सेल करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग अच्छी होती है तो आपके सामने वो चीज़ पब्लिश होती है। तो इसमें बड़ा अहम किरदार है हमारे जो मार्केटिंग टीम का पार्ट हैं जैसिर अहमद ख़ान साहब। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे ही सवाल ही कर लूँ, जासिर भाई, आप लास्ट टाइम भी हमारे प्रोग्राम इस नशरियात का हिस्सा हुए थे, तो आपका ये जो हेयर कट है ना, ये बड़ा मुझे जो है ना अट्रैक्टिव लगा था। आप ये बताएं कि हमने वो बड़े स्टाइल देखे, पहले राधे स्टाइल चला हमारी हमने जब से होश संभाला, उसके बाद फिर वो गजनी स्टाइल आया, राधे ने बड़े बाल बड़े कर लिए थे, हर बंदा वो करके घूमता था। गजनी आया तो उसने बीच में से एक स्लॉट जा रही थी। उसके बाद आपका हेयर स्टाइल अगर देखे, थोड़ा सा कर्व करके दिखाएंगे हमारे कैमरा में, तो ये स्टाइल कौन सा है? ये इतनी सारी इसमें जो है लेयर्स आपने दी हुई हैं, तो ये क्या सोच के दिए हैं और क्या खिलाता है इतना ज़बरदस्त है स्टाइल? ये रेको स्टाइल कहलाता है। रेको स्टाइल? हाँ, बेसिकली ये इन हाउस जनरेटेड है। तो इन हाउस जनरेटेड है? इन हाउस की क्या बात है, खुद आपने इसको तजिया करा, खुद आपने इसको पब्लिश करा इंशाल्लाह, और ये आगे भी होता ही रहेगा पब्लिश माशाल्लाह। तो हमारी भाभी खुश होती हैं आपके ये स्टाइल देखकर? बहुत खुश होती है माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं भी मतलब सोच रहा हूँ फिर अगर मैरिड होता, और अभी तो मैं सिंगल हूँ, अगर मैं मैंगल हो जाऊँगा, नहीं मैं सिंगल हूँ, और अगर मैं मैंगल होऊंगा तो फिर मैं यही स्टाइल करूँगा फिर। हाँ, ईद के बाद इंशाल्लाह, आपने कहा है ना पहले भी मैं आया था आपके पास। हाँ, ईद के बाद इंशाल्लाह ऐसा कराते हैं। ईद के बाद फिर तैयारी कर लेनी चाहिए मुझे। क्या बात है। अच्छा, मैं सवाल करता चलूँ हमारे साथ, क्योंकि रहीम साहब मौजूद हैं। पिज़्ज़ा मैक्स कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ इसके ऑपरेशनल्स हैं? पिज़्ज़ा मैक्स जो है वो पाकिस्तान का
लीडिंग ब्रांड है। 2009 में हमने स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशन कराची से, और हमने शुरू से जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो बहुत गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व किए हैं। तो कस्टमर्स ने उसको रिकग्नाइज़ किया, कस्टमर्स ने उसको अप्रिशिएट किया, हमारी प्रोडक्ट्स को, हमारे एम्बियंस को, हमारे जो फेशिया था, हमारा जितना भी स्ट्रक्चर था। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई पहले रेस्टोरेंट से 2009 में, और उसके बाद हम जो है वो रुके नहीं। उसके बाद हमने पूरा कराची हमने कवर किया, फिर देन वी गो टू द हैदराबाद एंड लाहौर। इसके बाद हम जो है वो मुल्तान, फैसलाबाद, वाकई पूरे हमने पाकिस्तान के 8 सिटीज़ के अंदर माशाल्लाह भी हम लोग हैं, और हमारा ऑपरेशन है, और हम लोग अपने कस्टमर्स को जो है वो ऑन टाइम डिलीवरी की प्रॉमिस करते हैं, और अपने कस्टमर्स को जो है वो प्रोडक्ट जो है वो थ्रू द ईयर एवरी टाइम जो है वो हम प्रोवाइड करने का प्रॉमिस ऑल ओवर करते हैं। पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेज हैं पिज़्ज़ा? हमारी 33 ब्रांचेज़ हैं। 33 ब्रांचेज हैं। अच्छा, तो आपने एम्बियंस की बात करी कि हमने एम्बियंस बड़ा अच्छा सा दिया पिज़्ज़ा मैक्स में। तो एम्बियंस आपका किसी को कॉपी करना था या फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी थी उसमें? नहीं, कॉपी तो खैर किसी को नहीं किया। पिज़्ज़ा एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में पिज़्ज़ा खाया जाता है। पिज़्ज़ा मैक्स जो है वो हमारा लोकल ब्रांड है पाकिस्तान का। तो हमने अपने लोकल जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने एम्बियंस का हिस्सा बनाया। अपनी जो हमारा जितना भी ब्रांड था, हमने उसके अंदर अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को उसका हिस्सा बनाया। हमारे जो अपने जो हमारी अपना ट्रेडिशन है, हमारी जो अपनी सकाफ़त है, हमने उसको अपने एम्बियंस का हिस्सा बनाया। हमने जितनी भी उसके अंदर आर्ट वर्क इस्तेमाल किया, उसके अंदर अपने सिटीज़ को प्रमोट किया, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया। लाइक जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो पिज़्ज़ा के अंदर डलती हैं, लाइक अनियन हो गए, ग्रीन पेपर हो गए, मशरूम्स हो गए, ये तमाम चीज़ें हमने इन चीज़ों से अपने जो एम्बियंस है और अपनी जो लुक है उसको चेंज किया। कलर थीम जो है वो पिज़्ज़ा की मुनासिबत से जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, वो कलर थीम वो रखी, जो कि कस्टमर्स को इनवाइट करती है, अपीलिंग करती है। तो वो पूरा इसकी एक जो इसको पूरा उस तरीके से स्टडी करते हुए हमने इसको अपना ब्रांड जो है वो कस्टमर्स के लिए बनाया है, और जिसको कस्टमर ने रिकग्नाइज़ किया बेसिकली। देन इसी वजह है कि वो 1 से 33 तक जो है वो सक्सेसफुली ज़ाहिर सी बात है कस्टमर ही रिकग्नाइज़ करता है, और इसी को कस्टमर ही आगे प्रोमोट करता है, तो फिर ये ब्रांड्स चलते हैं। मज़ीद ब्रांच है, एक के बाद दूसरी बात आपने 33 ब्रांचेस माशाल्लाह ओपन कर लिए पिज़्ज़ा मैक्स ने। अच्छा, मुझे मेरा सवाल है, उवैस भाई आप मौजूद हैं माशाल्लाह, हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम का हिस्सा हैं आप। पिज़्ज़ा मैक्स कैसे अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट फराहम करता है? सबसे पहले तो ये पिज़्ज़ा मैक्स है कि रीडिंग ब्रांड है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो इंसाफ ने आपसे करनी है, लेकिन इसमें हम अगर क्वालिटी के हवाले से अगर बात करना चाहें तो हम इसमें पिज़्ज़ा के अंदर जो है ना बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, या ख़ास जो चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा कस्टमर जो लाइक करते हैं, क्या चीज़ बताया आपने? चीज़ जी, मोज़रेला चीज़। वो आपकी चीज़ पाकिस्तानी होती है? नहीं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़। मोज़रेला चीज़ जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट होती है। बाकी कई कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि चीज़ के मामले में बड़े फेमस हैं। जी, तो आपके किस कंट्री से चीज़ इंपोर्ट होती है? हमारा जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की चीज़ बड़ी मानी जाती है। बहुत मोज़रेला और भी बड़े ब्रांड्स हैं जी जो कि ऑस्ट्रेलिया से चीज़ इंपोर्ट कराते हैं। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है ना चीज़ जो हमारी है ना शुरू से ही हम पहली ब्रांच से जो है ना अभी तक 33 ब्रांचेस तक जो पहुँचे हैं, तो वो चीज़ जो है ना उसका उसमें पिज़्ज़ा मैक्स की रिकॉग्नाइजेशन किसी बड़ी फूड इंडस्ट्री के साथ है? पिज़्ज़ा मैक्स जो है वो, या पिज़्ज़ा मैक्स अपनी ही एक ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन खुद है? पिज़्ज़ा मैक्स जो है वो अता फूड के अम्ब्रेला के अंदर आता है। अता फूड के अंदर जो है वो और भी कुछ ब्रांड्स हैं हमारे पास, तो उनका एक हिस्सा, एक पिज़्ज़ा मैक्स जो है वो उसी फैमिली का हिस्सा है। अता फूड? जी हाँ, अता फूड। अता फूड्स के और भी कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं? जी जी, हमारे और भी रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के ब्रांड्स हैं हमारे, तो उनमें से एक जो है वो पिज़्ज़ा मैक्स है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अब मेरा रहीम भाई आपसे सवाल है, ये पूरी जो फूड रेस्टोरेंट में चैलेंजेस ऑफ कोविड-19 आया, तो इसमें क्या सूरत हाल इस टाइम आपकी? जी हाँ, कोविड का पेंडेमिक जो है वो पिछले 1 साल से फूड इंडस्ट्री के अंदर है, बल्कि हम सब लोग उसको रन कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कोविड की जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हैं। हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो स्टाफ है जो रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर रहा है वो प्रॉपरली जो है वो हाइजेनिक तरीके से काम करे। वो प्रॉपर ग्लव्स यूज़ करते हैं, प्रॉपर जो है वो
हेयर नेट्स पहनते हैं और प्रॉपर हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं। और हमारे पास पूरा एक वो हमने अपना सर्किल एक बनाया हुआ है कि हमारे पास जितने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर एवरी 20 मिनट्स जो है, हर 20 मिनट के बाद जो है वो हैंड वॉश करते हैं। हमने जो अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर किचन है और जो हमारा जो कैश काउंटर्स हैं जहाँ पे हम कस्टमर्स को डील करते हैं, वो तमाम वहाँ पे हमने जो कूलिंग है, जो एसी का टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा रखा हुआ है ताकि वहाँ पे जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो और वो जो कोविड का जो भी सिलसिला है वो और दूसरे लोगों तक ना फैले। सोशल डिस्टेंसिंग हमने किचन के अंदर अपनी अच्छी खासी रखी हुई है कि लोग कम लोग बट डिस्टेंस के साथ लोग काम कर रहे हों। इसके अलावा चूँकि डाइनिंग तो क्लोज है, डाइनिंग में तो हम ज़्यादा सर्विस नहीं दे रहे, इस वजह से लेकिन हमारे पास टेक अवे और डिलीवरी के ऊपर जो है वो हमने मेक श्योर किया हुआ है कि हमारे लोग, हमारा स्टाफ जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो बिल्कुल सही तरीके के साथ चीज़ें प्रोवाइड करें। अच्छा जैसिर भाई, मैं अब ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप माशाल्लाह मार्केटिंग प्रमोशन करते हैं और आप अपनी की मार्केटिंग प्रमोशन करते हैं। पता है आपको, ये इतने ज़बरदस्त से आप हेयर स्टाइल जो बना के लोगों के सामने आ रहे हैं ना, और नज़र उतरवालिएगा भाभी से जाकर, आप कहीं आपको मेरी नज़र ना लग जाए। अच्छा, नज़र तो अच्छी बुरी सब होती हैं, हो सकता है हमारी अच्छी नज़रें ही लग जाएं आपको। इस वक्त मार्केट में कौन कौन सी मार्केटिंग प्रमोशंस चल रही हैं आपकी? बेसिकली अभी रिसेंटली हमारी रमज़ान कैंपेन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत फेस्टिव तरीके से चल रही है। और रमज़ान के अलावा जो हमारी डिफरेंट डील्स हैं, हमारी डिफरेंट अलाइंसेस हैं डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल पे, जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इंटरनल। तो कॉर्पोरेट लेवल पे हमारे अलाइंसेस चल रहे हैं और इन हाउस हमारी डील्स चल रही हैं, रमज़ान डील्स चल रही हैं। ये डील्स मकसूद जो पब्लिक के लिए बड़ी जैसे अभी हमने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करी है पिज़्ज़ा मैक्स ने, और फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो वो कस्टमर्स के लिए बड़ा अट्रैक्शन है। वो यूँ अट्रैक्ट है कि बेसिकली जो हमारे नॉर्मली प्राइस जो डिफरेंट डील्स अवेलेबल हैं आउटलेट पे, वो उससे और ज़्यादा डिस्काउंटेड है। तो आप वो अगर अवेल करते हैं तो उसको आप 50% डिस्काउंट अवेल उस एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। तो राइट नाउ जैसे आपको पता है पेंडेमिक चल रहा है, बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, थोड़े से जब तक ये अल्लाह करे सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि आजकल डाइन इन क्लोज़ है और डाइन आउट क्लोज़ है, सिर्फ जस्ट टेक अवे या डिलीवरी पे अपना वर्क चल रहा है। तो उस हवाले से हमने डिफरेंट डील्स निकाली हैं एप्लीकेशन के थ्रू आउट, कि हर कस्टमर जो है फैसिलिट जाके अपने एंटरटेन करे अपनी फैमिली के साथ, अपने किड्स के साथ, और अच्छी से अच्छी जस्ट डील्स अवेल कर सके। कहा जाता है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो रेस्टोरेंट्स का टेक अवे और डिलीवरीज के हवाले से काफ़ी काम बढ़ गया था, तो आपके ब्रांड को कितना इससे फ़ायदा हुआ और कितने नुकसान आए? देखिए नॉर्मली फ़ायदा तो कह सकते हैं कि हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। जैसे कोविड चला है या कोविड के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कराची हो गया या जैसे जो भी हो गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे चल रहा है, तो इश्यूज़ तो बहुत आए कि जैसे बंदा बाहर नहीं जा सकता, इश्यूज़ हैं, बंदा फैमिली आउट नहीं कर सकता, पार्क नहीं जा सकता, रेस्टोरेंट नहीं जा सकता, तो वो बंदा अपने घर में ही जस्ट आके अवेल हो गया है और स्टक हो चुका है। तो उससे रिलेटेड हमारा बिज़नेस तो जैसे कह लें अपग्रेड हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। तो उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट डील्स लॉन्च करी हैं कि बंदा जैसे अगर बाहर नहीं कुछ कर सकता तो वो अपने घर के थ्रू एप्लीकेशन के आउट या जैसे टेक अवे के हवाले से आके ले सकता है, डिलीवरी करा सकता है। हमारा UN नंबर है 02111629111, तो वो कॉल करके हमारे जस्ट घर पे भी डिलीवरी करा सकता है। तो ईज़िली उसको जस्ट पेंडेमिक के हवाले से वो अपने घर पे अवेल करके एंजॉय कर सकता है, जो वो बाहर नहीं कर सकता फिलहाल, जब तक ये गवर्नमेंट के इश्यूज़ चल रहे हैं। बाकी अल्लाह करे सॉर्ट आउट हो जाए तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। इंशाल्लाह। उवैस भाई, आपसे एक सवाल है कि जैसे पिज़्ज़ा के हवाले से आप लोग चीज़ बड़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका मेन चीज़ ही है पिज़्ज़ा में, जो एक मेन एक पार्ट कह सकते हैं पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो इसके साथ साथ उसमें वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल होता है, चिकन का भी इस्तेमाल होता है और दीगर लवाजमात चीज़ें इस्तेमाल होती होंगी। तो वो वेजिटेबल्स और वो आप जो चिकन यूज़ करते हैं वो कहाँ से परचेजिंग होती है उसकी, या वो भी आप इंपोर्ट करते हैं या वो सब लोकल मार्केट से आप लोग परचेज़ करते हैं? वो भी देखिए, इस पर जो है चिकन भी हमारा जो लोडी होता है वो भी एक अच्छा चिकन है। हम बाकी मार्केट से हट के ब्रांड से जो ना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा चिकन है वो भी। और जो जहाँ तक वेजीज़ की बात आती है, तो वेजीज़ हम लोग जो है डेली फ्रेश मंगवाते हैं, डेली हमारी फ्रेश वेजीज़ आती है, उनको हम वॉश करके सैनिटाइज़ करके फिर हम लोग जो है किचन में देते हैं, वो किचन वाले इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी अगर उसमें देखा जाए तो ओलिव्स आते हैं, मशरूम्स आते हैं, एलिपिनोज आते हैं, और मार्केट में जो है ना सबसे इस टाइम बेस्ट क्वालिटी जो है ना हम लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं पिज़्ज़ा के लिए। तो ऐसी हमने शुरू पहली ब्रांच से ही जो ना हमने क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। जो 33 ब्रांचेस अभी जो बनी है वो इसी बेस पे बनी है कि हमने अपनी क्वालिटी अपने कस्टमर को हमने एक जैसी दी है। चाहे अभी आप अगर DHA में हैं तो DHA में अगर आप पिज़्ज़ा
क्रीमी सुपर मैक्स या कोई भी हमारा फ्लेवर ले रहे हैं तो उसी में हम बात करें तो बाकी अगर नाज़माबाद में भी आप लेंगे तो सेम क्वालिटी मिलेगी। अगर कराची से आप बाहर किसी आउटलेट पे जा रहे हैं, लाहौर में या फैसलाबाद में या हैदराबाद की तरफ चले जाते हैं, सियालकोट में, तो सेम क्वालिटी आपको वहाँ पे भी यही मिलेगी। तो क्वालिटी की हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। जी रहीम भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि हर ब्रांड का एक कॉम्पिटिटर होता है, तो आपने किस कॉम्पिटिटर को लेकर आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं और अपने ब्रांड को आने वाले साल में या आने वाले वक्त में कहाँ देखते हैं? देखिए, पिज़्ज़ा जो है वो एक प्रोडक्ट है जी। पिज़्ज़ा बहुत लोग बना रहे हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा जो है वो मार्केट के अंदर पिज़्ज़ा के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो हमें सच अपना कंपटीटर तो नहीं, हम तो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट डिलीवर हो, और हम अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए अपने पास जो है वो बेस्ट क्वालिटी की चीज़ इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मशरूम्स हैं, हमारे पास ऑलिव्स हैं, हमारे पास एलोपिनोस हैं, वो हमारे पास जो है वो हम अच्छी क्वालिटी की इंपोर्ट इसीलिए करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को जो है वो प्रोडक्ट अच्छी मिलती रहे। हम अपनी प्रोडक्ट को कंसिस्टेंट रखें, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट रहेगी तो जाहिर है कि वो हमारे ब्रांड को ज़्यादा जो है वो आई कैचिंग करेगी। तो हमारा ध्यान हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ही है माशाल्लाह, और होना भी चाहिए क्योंकि एक बेस्ट क्वालिटी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ पे खा रहे होते हैं अक्सर, जब आप सहरी में हमें स्पॉन्सर करते हैं तो हमें ही बड़ा मज़ा आता है और बड़े अच्छी क्वालिटी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ शुक्रगुजार हूँ आज आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। रहीम साहब, आप वह साहब, आपका आने का शुक्रिया। जासिर साहब, आपका आने का शुक्रिया। और आपसे हमें जब भी आप आते हैं हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो आज हमने जो है इसका आपका जो हेयर स्टाइल है वो सीख लिया कि भाई ये कौन सा कट था और क्यों इसको बनाया जाए। तो बड़ा मज़े की गुफ्तगू रही आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर आप लोगों के साथ हमारा रहेगा रमज़ान मुबारक में। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आपके मसाइल पे, जो कि डॉक्टर साहब के थ्रू हम आपके मसाइल का हल बताते हैं और आपके जवाबात बताते हैं आपके सवालात के बाद। लेकिन मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। कि आज हम बात करेंगे आग के मसाइल पे हमारे डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब हमारे रोज़ाना की तरह आज भी हमारे नशरियात का हिस्सा हैं, डॉक्टर नसीरुद्दीन शामी साहब। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आज आपने जो येलो टच पहना हुआ है वो बिल्कुल कहलाते हैं कि ये जो कुछ कलर्स होते हैं वो स्क्रीनिंग कलर होते हैं, तो आपने जो है आज स्क्रीन कलर पहना है, जिस टाइम आप स्क्रीन पे उठ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर स्क्रीन भी उठ जाए, चैनल भी उठ जाए, और जो है इसके साथ साथ मुल्क तरक्की करता हुआ भी उठ जाए। क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी चीज़ एक साथ हो जाए इंशाल्लाह। ऐसे ही हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाए। बेशक। तो आज मैं बताता चलूँ, क्योंकि आज 1 मई का आगाज़ हो चुका है और 1 मई के रात कहा जाता है कि मज़दूरों का दिन होता है, लेबर डे होता है। तो जहाँ पे मज़दूर की बात आती है तो फिर हम रमज़ान मुबारक में बढ़ बढ़कर खिदमत इंसानियत का दर्ज दे रहे होते हैं और उनकी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। कोई मज़दूरों को कुछ दे रहा होता है, कुछ राशन, कोई किसी भी हवाले से मदद कर रहा होता है मज़दूरों की। तो बात यही है कि अगर मैं, डॉक्टर साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, मैं बात करता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं कि बड़ी हर्डल्स के साथ बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करके अपने पैसे को कमा रहे होते हैं। और जहाँ देखा जाए डॉक्टर साहब, आपका जो प्रोफेशन है उसमें बड़ी रिलैक्सिबिलिटी के साथ लोग समझते हैं कि ज़िंदगी गुजर रही है, एक डॉक्टर है तो बड़े ऐसी के माहौल में बैठा होगा, अच्छा सा ऑफिस होगा, और इस तरह का कुछ ध्यान में आता है। तो क्या कहते हैं आप, क्योंकि वो भी मज़दूर मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हैं। इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि ये सब रिज़्क़ हलाल है जी।
और क्योंकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में एक इनाम तो अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया। बेशक। और पाकिस्तान के हवाले से हम जानते हैं कि इसमें हमारे मज़दूरों का, हमारे आबा अजदाद का खून बहा है। बिल्कुल। और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इस माह रमज़ान में, मुक़द्दस महीने में हमें तोहफ़ा अता किया। बेशक। जब मुल्क बन गया तो इस मुल्क को बनाना जो होता है, इसकी सड़कों को बनाना, इसके घरों को बनाना, इसके पुलों को बनाना, इसकी फैक्ट्रीज़ को बनाना, तो उसमें जो बहने वाली चीज़ होती है वो पसीना होता है। पसीना होता है, क्या बात। तो खून और पसीने का अगर कोई मिलाप कहूँ तो मज़दूरों का पसीना बहा तो ये मुल्क बना, हमारे आबा अजदाद का खून बहा तो जो है इस मुल्क को हासिल किया गया। और इस मुल्क को बनाने वाले हमारे मज़दूर हैं। तो उनके रिस्क में ख़ुसूसी तौर पे जो बात आ जाती है कि उनका पसीना बहता है। डॉक्टर का, बिजनेसमैन का, किसी और प्रोफेशन का, अपने प्रोफेशन में आम तौर पे पसीना नहीं बहता। पसीने का बहना ये मज़दूर से वाबस्ता है और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो दूसरी बात अगर देखी जाए कि अल्लाह ताला ने ख़ास फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल क़ासिम हबीबुल्लाह है, कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। यानी अल्लाह ने मेहनत करने को इतना पसंद किया। और इसके साथ दूसरी बात कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए, दे देनी तो चाहिए। उसके इस रिस्क के साथ पसीना वाबस्ता है, पसीना बहता है। पसीने का बहना यूँ समझ लो कि जिस तरह कि शहीद होता है और गाजी होता है, तो पसीने का बहना जो है ये मामूली चीज़ नहीं है। तो इस रिस्क से पसीने का बहना वाबस्ता है। तो मैं समझता हूँ मज़दूर की मज़दूरी से याद आया कि उसकी मज़दूरी जैसे ही उसका पसीना खुश्क हो जाए उसको मज़दूरी दे दी, पसीना खुश होने से पहले। ये मेरे दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। तो बात यही है, आजकल के दौर में देखा जाता है कि वो कई लेबर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही होती है और वो बेचारे काम करके सुबह दोपहर में काम करके शाम तक बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ख्याल है, राय? देखो वही बात आती है ना कि जहाँ अफरात ज़र होता है, काम करने वाले ज़्यादा हो जाएं, काम कम मिल रहा हो, तो लोग इस मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जनाब इन्हें कम से कम उजरत पर इन्हें काम पर रख लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम लिया जाए। तो इस किस्म के मसाइल हमारे मज़दूरों के साथ होते हैं। तो बहरहाल ये काम करवाने वाले को भी सोचना चाहिए कि जो मैं काम करवा रहा हूँ इन्हें इनकी पूरी उजरत देनी चाहिए और ये उनका हक़ है। और इसके साथ अगर ईमान तकाज़ा ये करता है कि बरकत होगी, तो हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे जो दिन मनाया जाता है इससे बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो मज़दूर जो है हमारे माशरे का हिस्सा होता है और इसे माशरे में एक मुकाम मिलना चाहिए। यकीनन जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स हमारे बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं, बड़े बड़े अफसरान जो है इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि माशरे में मज़दूरों का भी वैसा ही मुकाम समझना चाहिए। ये किससे कमतर नहीं है और यकीनन अपने हाथों से, अपने जिस्म से उसको मुशक्क़त में डालकर अपने लिए रोज़ी जनरेट करते हैं। तो इन्हें हर सूरत में माशरे में इज़्ज़त मिलनी चाहिए, इनका मुकाम मिलना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये कि वो मज़दूर है और एक छोटा बंदा है, तो उसको हर कोई बंदा डरा रहा होता है, धमका रहा होता है और उसको अपने प्रेशराइज़ कर रहा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बड़ी आसान सी चीज़ है और बड़ी कॉमन सी चीज़ है और खूबसर की तो तलाश होती है, लेकिन अगर इंसान बात भी करता है ना किसी भी पहलू पे, और अगर इंसान को अपनी कोई किसी को मर्द है उसको अगर मर्दानगी दिखानी है तो फिर अपने से कमजोर अच्छे वालों को दिखाए, लेकिन वो हमसे कमजोर लोगों में जैसे स्टेटस का, अगर लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक किसी ऑफिस का या किसी इंडस्ट्री का ऑनर है, तो वो कभी भी अपने से सीनियर बंदे को वो नहीं करेगा, टारगेट नहीं करेगा, कोई बात उसको अगर झड़प नहीं है। तो मजदूर है, वो लेबर तबका है, वैसे बेचारा मजबूर होकर वहाँ काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन उनको टारगेट किया जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? असल में अफरात ज़र बात वही आ जाती है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। फिर ये जो मौजूदा हालात में कोरोना ख़ास तौर पर नमूदार हुआ, इसके बाद हमारे कारखाने बंद हुए, चीज़ें बंद हुई, तो इसमें हकीकतन बहुत ज़्यादा एक मुआशी जो है वो एक ज़वाल आया। इसमें जो कई कारखाने बंद हुए, फिर कुछ कारखाने खुले भी, तो ये वाज़ेह है ये बात कि जिन मज़दूरों की जो तनख्वाह थी उन्हें उनकी आधी उजरत पे रखा गया और उन्होंने मजबूरन उस चीज़ को कबूल किया। बिल्कुल ऐसा ही मजदूरी के थोड़ा समय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूलों की होती है, इस किस्म के भी जैसे जो हमारे बेशुमार लड़कियां जो प्राइवेट जॉब्स करती हैं, टीचर्स हैं,
उन्हें भी इस वजह से कम उजरत में रखा गया कि मजबूर है, इस वक्त कोई काम नहीं है तो ये करेंगी। इस तरह वालिदैन से पूरी फ़ीसें ली गई लेकिन उनको टीचर्स को जो है आधी तनख्वाह नहीं दी गई। तो ये तमाम बातें हमारे माशरे का हिस्सा है। यकीनन इस चीज़ पर काम होना चाहिए और बिल्कुल एक निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि कोई इंसान इस किस्म के जो है मामला, बल्कि जुल्म की कहानी है, ये जुल्म के मामला हैं, तो ये मामला नहीं होने चाहिए और हमें बहरहाल इस स्टेटस कल्चर से बाहर आना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये रमज़ान का महीना ख़ास तौर पर अल्लाह के नज़दीक आने का महीना है, अल्लाह ताला को राज़ी करने का महीना, और अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तमाम ज़रूरतों से मुबर्रा है। अल्लाह को यही पसंद है कि मेरे बंदों पर कोई कितना करम करता है, मेरे बंदों पर कोई कितना मेहरबान है। तो इस वक्त तो अल्लाह ख़ास तो तौर पर फरमाता है कि ए बंदे तू मेरी मखलूक से मोहब्बत कर ले, बेशक मैं तुझसे मोहब्बत करूँगा, बिल्कुल करो तू मेहरबानी, उनका तुम्हारे ख्याल ज़मीन कर, पर। मैं तेरे ख्याल करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और होता है। बहरहाल ये जो जहाँ माशरती और खराफात हैं उसके साथ ये भी है और माशरे की तरबियत की ज़रूरत है और यकीनन इस किस्म के प्रोग्राम्स और इस तरह की बातें होती रहे और इन लोगों की एक काउंसलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, चीज़ें ये होनी। मैं अक्सर एक चीज़ बड़े फ्रैंकली कहता हूँ कि जो लोग तरक्की पर जिन्हें आप देखेंगे, जिन्हें अच्छे ओहदों पर देखेंगे, उनके अंदर दो खूबियाँ मिलती हैं कि वो मेहरबान होते हैं, अल्लाह की मखलूक पर यह खूबी उनके अंदर लाजिम मिलती है और अपने वालिदैन के फर्माबरदार होते हैं। ये अल्लाह ताला उनको दिखाता है। यानी चीज़ें बाज़ दुनिया में ही ज़ाहिर हो जाती हैं, दुनिया में उसका ज़हूर होता है। तो जो लोग अगर किसी अच्छी तरक्की पर अगर किसी को इंसान को देखेंगे तो यकीन उनके अंदर ये खूबी चाहे छुपी हुई हो या ज़ाहिर हो, वो मखलूक की किसी न किसी हिसाब से खिदमत कर रहे होते हैं। जहाँ दीगर बातें, ये बात इसमें भी कोई शक नहीं कि इस कोरोना में, इस माशरत में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो चैरिटी कर रहे होते हैं। आज भी जो लोग सड़कों पर ख्याल कर रहे होते हैं कि जनाब किस तरीके से इफ्तार, बसों में लोग जिनका रोज़ा इफ्तार नहीं कर पाते उन्हें इफ्तार करवाने वाले लोग मौजूद हैं, जो राशन की तकसीम है, दीगर मामला हैं, तमाम मामला में ये सारी चीज़ें माशरे में मौजूद भी हैं। बहुत अच्छी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको से उम्मीद है लोगों के काम आने की तौफीक अता फरमाए और जो हमारे मजदूर तबका है उनके भी अल्लाह ताला, क्योंकि इतनी गर्मियों में मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, अल्लाह पाक उन पे भी करम फरमाए। हम यही। और अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, जो इस गर्मी में लोग काम करते हैं, अक्सर लोगों के और अच्छे अच्छे जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स होते हैं और जिनके बिल्ड पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो जो है उनके ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हेडेक होने लग जाता है गर्मी की वजह से, तो उनके लिए एक छोटे से कमेंट्स में आप मैसेज में क्या बात डिलीवर करेंगे? क्या उनको मसनूआत देनी चाहिए? असल में अगर रमज़ान का महीना ना हो तो आज उन्हें बेहतरीन नुस्खा मैं इनायत कर देता हूँ कि जो मज़दूरी कर रहे होते हैं जो लोग, उन्हें लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें दोनों चीज़ों, नमक भी हो और चीनी भी हो। मैं चीनी की मुखालफत करता रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह इस किस्म के मामला बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब से गुफ्तगू रही और बहुत अच्छे मैसेज उन्होंने आज हमारी गुफ्तगू रही कवाली के हवाले से, वो मजदूरी के हवाले से और इसके अलावा हवाले से जो ब्लड प्रेशर का आजकल लोगों को प्रॉब्लम होता है गर्मी की वजह से। जी, तो अब हम बात करेंगे, आपको पता है हमारा अगला सेगमेंट जो है कवाली का होता है और उसके बाद हमारे सहरी की तैयारियाँ होती हैं। तो नाजरीन, आज इख्तिताम सहर हमारा होने को है, 18वीं सहरी हमने मुकम्मल करी, उसके बाद हम कल मिलेंगे आपसे 19वीं सहरी के साथ। तो नाज़रीन, अपना अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ होने की माँ।